एक बार फिर से आप सभी का मनी मंत्रा में। और अब इस आधे घंटे में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप ये शो लाइव देख सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। अपने सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। अपना सवाल हमें इत्मीनान से आप भेजें ताकि हम आपके सवालों का जवाब लाइव शो पर दे सकें। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे आज के शो की। और आज आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और शुरुआत करेंगे दर्शकों के साथ। पहले दर्शक हमारे साथ हैं सूर्या त्रिपाठी। नमस्कार सूर्या, बताएं अपने बारे में कुछ। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? नमस्कार मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और मैं डिफेंस एम्प्लॉई हूँ। अरे वाह, ठंड अच्छी पड़ने लगी, मैंने सुना मौसम काफी अच्छा हो गया लखनऊ का, है? जी, मौसम अभी अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। चलिए बताएं सूर्या, क्या सवाल है? मैम, मेरा एक सवाल है। एक्चुअली में मैं आपको और आपकी पूरी टीम, ईटीवी नाउ स्वदेश की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। जो हम जैसे लोगों के लिए, दूर बैठे लोगों के लिए जो है, घर बैठे जो है अच्छी निवेश संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारा यही मकसद है कि जितना हो सके आर्थिक आज़ादी की राह पर आपको ले जाया जाए और फाइनेंशियल प्लानिंग के सही तरीके आपको बताए जाएं। पूछिए, क्या सवाल है? जी, मैं एकदम बिल्कुल नया इन्वेस्टर हूँ। मैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू किया जाए। तो अभी मेरी लगभग 15 साल का टाइम है मुझे जो है बच्चों के जो है एजुकेशन के लिए और उनकी मैरिज वगैरह के लिए। ठीक है। तो मैं चाह रहा था एक सही गाइडलाइन मुझे मिले जहाँ मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकूं और एक गारंटेड या लगभग अच्छे अमाउंट को जो है मैं अचीव कर पाऊँ। अच्छा, मुझे बताइए, अब तक आपने कहीं पर भी कुछ भी पैसा नहीं लगाया है? मतलब फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है, सोना भी नहीं खरीदा है, प्रॉपर्टी में भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया? नहीं मैम, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है। मकान का जो है अभी तक, चूंकि मैं जो है मकान में और कुछ घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो उसमें मैं अभी तक इंगेज था। अभी मैं खाली हो गया हूँ तो मैं चाह रहा था कुछ जो है अलग से जो है इन्वेस्टमेंट, कुछ एफडी वगैरह थी। हाँ, अच्छा, तो 15,000 रुपए आप अभी शुरू करना चाहते हैं ना इन्वेस्टमेंट? जी मैम। 15,000 रुपए 15 साल के लिए। और मुझे ये बताएं कि लगभग कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा 15 साल बाद? लगभग मैम 50 लाख रुपए कम से कम तो चाहिए। 80 लाख रुपए कम से कम चाहिए, वो भी आप आज की तारीख के हिसाब से बता रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से करोड़ के ऊपर हो ही जाएगा, है ना? हाँ, आज की प्रेजेंट कंडीशन। लक्ष्य केवल बच्चों की पढ़ाई और शादी है ना? जी मैम, जी। और आगे चल के 15,000 का निवेश बढ़ाएंगे भी ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट में जो है जो भी होगा टाइमली बढ़ा दिया जाएगा या अभी भी कुछ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, चलिए शुरुआत 15,000 से ही करते हैं। फिलहाल जितनी क्षमता है आप उतना ही शुरू कीजिए, आगे चलकर जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइएगा। तो पंकज जी, अब ओवरऑल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है सवाल में। ये बोल रहे हैं कि 15 साल बाद कम से कम 80 लाख रुपए चाहिए होंगे, लेकिन ये मैं कम से कम 1.5 करोड़ का टारगेट अब पकड़ के चल रही हूँ इनका, क्योंकि 15 साल के बाद का सवाल है ना? बताएं क्या अप्रोच होनी चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि 15,000 से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए जुटाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और समय के साथ, क्योंकि 15 साल लंबा वक्त होता है, तो जैसे इनकम बढ़ेगी इसको बढ़ाते भी जाएंगे। और हम चाहेंगे कि 1 करोड़ नहीं, टारगेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर 80 लाख की आज बात कर रहे हैं तो उस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, पर यह संभव है क्योंकि शुरुआत आप एक सही रकम से कर रहे हैं। लेकिन एक ध्यान रहे कि इतने लंबे वक्त में अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटी का सहारा तो लेना पड़ेगा। आप फिक्स डिपॉजिट या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके बड़ी रकम जुटाने में आपको दिक्कत होगी। तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए। इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए। और ऐसे में क्योंकि लंबा वक्त है तो मैं आपको हर तरह के फंड, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। और साथ ही आप इंटरनेशनल फंड को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। और स्कीम की बात करें, क्योंकि आपने बोला कि आप नए इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको स्कीम के नाम भी बता देता हूं ताकि आपको और भी आसानी हो। तो आप एक तो बैफ यानी बैलेंस एडवांटेज फंड को भी इंक्लूड कर लें, थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी पोर्टफोलियो में, जो कि इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक पायनियर फंड है इस कैटेगरी में, उसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा।
और साथ ही कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक फ्लेक्सी कैप जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड, ये एक इंटरनेशनल फंड है, ये फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3-3 हजार के आपको 5 फंड बता दिए हैं शुरू करने के लिए, और आप इन्वेस्ट कीजिए, समय समय पर ट्रैक कीजिए, मॉनिटर कीजिए। कभी जरूरत लगे कि बहुत लंबे समय तक कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, क्योंकि समय समय पर ऐसा रहेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो तो आप फिर चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप इसमें एक प्योर मिड कैप फंड इनको क्यों नहीं दे रहे हैं पंकज जी? जी, मैंने क्योंकि यहाँ पर 2 फंड इनको बता दिए हैं। मिड कैप में क्योंकि लिमिटेशन होती है कि 150 स्टॉक्स के अंदर से ही पोर्टफोलियो बनता है, तो जब हम यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही मैंने इनको दूसरा फ्लेक्सी कैप भी बता दिया, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वहां पर भी चांस है कि थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर रहेगा। तो मिड कैप में इनको ऐसी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ऐसा, क्योंकि उसकी वजह थी नए इन्वेस्टर हैं, मिड कैप में अगर थोड़ा सा स्मॉल कैप भी मैंने अलग से ऐड कर दिया, क्योंकि देखा गया कि फ्लेक्सी कैप में, और चाहे आप बैफ की बात करें, फ्लेक्सी कैप की बात करें, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर वहां पर बहुत कम होगा, तो उस हिसाब से स्मॉल कैप को ऐड किया, लेकिन मिड कैप को मैंने इस तरह दे दिया इन्हें कि लार्ज एंड मिड कैप के सहारे और फ्लेक्सी कैप के सहारे ने मिड कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा फोकस्ड अगर हम इनको फंड रेकमेंड करें तो क्या इनका थोड़ा पोर्टफोलियो और अग्रेसिव नहीं हो जाएगा, जो शायद इस टाइम होराइजन के लिए सही है, या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा जोखिम हो सकता है शायद? सॉरी, क्या ऐड करें? फोकस्ड फंड अगर हम ऐड करना चाहें। नहीं, मैं फोकस फंड की इनको सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड और फोकस फंड में सिर्फ यही अंतर होता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स फोकस फंड में कम होते हैं। बाकी देखिए, फोकस फंड भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकता है, और सेम फ्लेक्सी कैप में होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो बड़ा हो सकता है। फोकस फंड में सेबी की गाइडलाइन है कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, तो नए इन्वेस्टर को फोकस फंड की जगह फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये नए निवेशक हैं, तो एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड आपने इनको रेकमेंड किया है, ये किस तरह का फंड है? अल्फा फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है, और क्या इसको ट्रैक करना इनके लिए आसान होगा? जी बिल्कुल, ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में आप एक तरह से आप मतलब ये फंड ऑफ फंड है, दूसरे फंड की यूनिट में कर रहा है। अच्छी बात इस फंड में ये है कि कंट्री स्पेसिफिक नहीं है और सेक्टरल नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल फंड एक जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही ट्रैक करेंगे या कंट्री स्पेसिफिक होंगे, जैसे कि यूएस बेस्ड फंड है। ये ऐसा फंड है जो कि मल्टीपल कंट्रीज की इकोनॉमी से बेनिफिट लेगा और साथ ही मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए मैंने इन्हें ये फंड लेने की सलाह दी है, और जिसका कि पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। और वैसे तो देखिए, इंटरनेशनल फंड जो भी होंगे वो लार्ज कैप या जैसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। जो भी कंपनीज हैं वो बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, लेकिन मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर मिले तो उससे थोड़ा सा इंटरनेशनल रिस्क जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे साथ सूर्या, आप फोन लाइन पर हैं? जी मैम जी। तो आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, एबीएसएल इक्विटी एडवांटेज फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपको रेकमेंड किया गया है। ये जो नाम है स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आप फॉलो करते हैं मुझे ट्विटर पर, तो आप वहां से भी नाम नोट डाउन कर सकते हैं। कोई और सवाल है? जी मैम, मैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जो है या फंड को, क्या मैं 2 तरह के फंड में, एक लो रिस्क और हाई रिस्क में मैं एवरेज अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? देखिए, जहाँ तक आपकी जोखिम की बात है ना, आपको ये समझना होगा कि 15 साल का समय है, तो आपका जोखिम तो काफ़ी हद तक कम हो ही गया है। लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करें तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। अलग से लो रिस्क और हाई रिस्क का पोर्टफोलियो नहीं बनाएं। ये जो आपको फंड बताए गए हैं, मेरे ख्याल से पंकज जी आपको विस्तार से समझाएंगे इस बात पर भी। ये जो पोर्टफोलियो है आपकी रिस्क क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको रेकमेंड किए गए हैं। पंकज जी बिल्कुल सही कहा आपने कविता। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ये एक हाइब्रिड फंड है, तो यानी कि थोड़ा सा रिस्क इसका कम रहेगा प्योर इक्विटी के मुकाबले। इक्विटी में भी बात करें तो मैंने आपको जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बताया, वो डेफिनेटली हाई रिस्क फंड है, लेकिन क्योंकि 15 साल का नजरिया है तो उसको इंक्लूड करना थोड़ा जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने रिकमेंड किया। पर वो हाई रिस्क है, वोलेटाइल रहेगा फंड।
और साथ ही मैंने आपको फ्लेक्सी कैप और इक्विटी एडवांटेज बताए। वो फंड जो हैं वो थोड़े से स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क वाले और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज के मुकाबले अधिक रिस्क वाले रहेंगे। साथ ही मैंने इंटरनेशनल फंड भी बताया, क्योंकि नजरिया 15 साल का है, आप यंग हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी वेल्थ क्रिएशन है। तो इसके लिए अब समय ऐसा आ गया कि एक कंट्री की इकोनॉमी से आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको मल्टीपल कंट्रीज, देखिए जैसे कभी भी ना आप कोई फोन भी लेते हैं या कोई आइटम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सोचते हैं कि किस कंट्री का वो प्रोडक्ट अच्छा है। कोई चीज ताइवान की अच्छी है तो चाइना की अच्छी है तो कोई यूएस की अच्छी है। तो इसी तरह से अब इन्वेस्टमेंट में भी जहां तक हो सके, अगर संभव हो तो डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए अक्रॉस द ग्लोब, ताकि लंबे वक्त में आपको फायदा हो। सूर्या जी, कोई सवाल और? जी मैम, नहीं थैंक यू मैम, बिल्कुल सेटिस्फाइड। अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना है, लखनऊ आऊँ तो मीठे में क्या खाऊं? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आपके वो टुंडे कबाब वगैरह जो फेमस है वो तो मैं खा नहीं सकती हैं। मिठाई में क्या खाऊं? मिठाई में मैम रसमलाई जो है, रसमलाई खा सकती हैं, बहुत अच्छी जो है यहाँ पर। चलिए अगली बार आऊँ तो फिर जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है? खिलाइएगा, साथ जाएंगे खाने के लिए। थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। और अगले दर्शक मेरे साथ हैं आदित्य अग्रवाल। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जलंधर सिटी पंजाब से बात कर रहा हूँ। जलंधर पंजाब से। ठंड ने दस्तक दे दी? जी बिल्कुल, थोड़ी अभी तो धीरे धीरे पारा गिरना स्टार्ट हो गया जी। अरे वाह, बताइए आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी एज 32 इयर्स है। ओके, और आपको सोने में इन्वेस्ट करना है ना? जी, मेरे पास मैम दो ऑप्शंस मैं लेके चल रहा हूँ, गोल्ड बॉन्ड्स एंड मंथली एसआईपी। और दोनों के लिए मैं ऑप्शंस 5000 पर मंथ की वो देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फॉर 5 इयर्स टेन्योर के लिए। एंड इन एक्सपेक्टेशंस मेरी है कि एटलीस्ट 5 इयर्स के बाद ये अमाउंट अगर डबल होती है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। सोने के ही फंड की बात कर रहे हैं, मतलब गोल्ड फंड और गोल्ड बॉन्ड? गोल्ड बॉन्ड एंड ऐसे म्यूचुअल फंड एसआईपी, इन दोनों में से किसी एक में म्यूचुअल इन्वेस्ट करना फंड एसआईपीज। ओके ओके, क्योंकि आपने बहुत ही गोल्ड स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो मुझे लगा शायद आपको उसी के फंड्स पे रिकमेंडेशन चाहिए होगी। लेकिन 5000 रुपये आप कह रहे हैं एसआईपी करेंगे, है ना? जी। और गोल्ड बॉन्ड में अलग से निवेश करना चाहते हैं? दोनों में भी कर सकता हूँ या फिर अलग अलग भी, मतलब दोनों में से एक भी कर सकता हूँ अगर बेटर ऑप्शन या रिस्क फ्री। बेटर ऑप्शन ये कि आप दोनों में कर लीजिए, है ना? 5000 की एसआईपी अगर आपके पास क्षमता है तो 5000 की एसआईपी आप म्यूचुअल फंड्स में कर दीजिए और उसके बाद गोल्ड बॉन्ड में आप अलग से पैसे लगा दीजिए। लेकिन चलिए, हमारे साथ तो प्लानर है ना, वो आपको रेकमेंड करेंगे। पंकज जी, तो सबसे पहले गोल्ड की रणनीति इनको हम क्लियर कर देते हैं, फिर इनको बताते हैं कि दोनों करें या एक करें। देखिए, एसेट एलोकेशन के लिहाज से तो दोनों में ही निवेश करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली हर एक निवेशक की क्षमता होती है ना कि किस में वो निवेश करें पहले। तो पहले गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं जिसकी किस्त अभी खुली हुई है। बिल्कुल। कविता, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और देना चाहूंगा। जो मैं बातें सुन रहा हूं उसे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए उन्हें। हाँ, देखिए, जब आप एसआईपी की बात करें, ध्यान दीजिए कि एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का। तो एसआईपी आप अलग अलग तरह के फंड्स में कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड फंड हो, डेट फंड हो या इक्विटी फंड हो। तो जब मैं एसआईपी की बात करूंगा, अब मैं समझ गया हूं कि आप जब एसआईपी की बात कर रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना चाहते हैं, तो उसकी बात करूंगा। लेकिन कविता ने जो भी कहा कि पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड में हम पहले फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, एक ट्रेडिशनल वे था। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, ये सब आए। और अब ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, आरबीआई जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज लगभग हर महीने आती है। और इसका जो प्राइस होता है तो उस वक्त जो सोने का भाव चल रहा होता है उस हिसाब से ये तय होता है बेसिकली। तो अब जो अभी जो सीरीज आई हुई है, इसका जो प्राइस है, 1 यूनिट यानी कि एक बॉन्ड जो है वो 1 ग्राम प्योर गोल्ड के बराबर है और उसकी कीमत जो है वो है 4761 रुपए। और यदि आप ऑनलाइन लेते हैं तो उस केस में आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, तो इसका प्राइस हो जाता है 4711। अब दूसरी बात यह है कि अपनी सेफ्टी की बात करें तो सरकार इसको इशू कर रही है, कोई इसमें रिस्क है नहीं। लेकिन जहां तक रिटर्न्स का सवाल है वो निर्भर करेगा कि समय के साथ सोने के भाव किस हिसाब से बढ़ते हैं।
तो रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, वो तो भाव बढ़ेगा सोने का तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस कम होता है तो नुकसान होगा, लेकिन लंबे वक्त में डेफिनेटली इससे आप रिटर्न्स की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। 8 ईयर का ये बॉन्ड होता है, 5 साल का लॉक इन होता है, 5 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। और यदि आपने इसे डीमेट में लिया है, क्योंकि डीमेट में भी ले सकते हैं, विदाउट डीमेट भी ले सकते हैं, अगर डीमेट में लिया है तब आप इसे, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उस हिसाब से आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वो कभी भी पॉसिबल है एक बार अलॉट होने के बाद। इसमें आपके दूसरे जो विकल्प हैं सोने में निवेश के, उनके मुकाबले में 2 बड़े बेनिफिट हैं। एक तो यह है कि सोने का जो भाव बढ़ेगा उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से आपको 2.5% सालाना ब्याज मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो वो आपका एक फायदा हो गया। 1.25% करके साल में 2 बार, तो 2.5% का ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके अलावा जब सोने में निवेश करते हैं तो वहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड में करेंगे तो 5 साल के बाद जब रिडीम करेंगे, उससे पहले करेंगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद यदि रिडीम करते हैं उसको आप, जैसे मैंने कहा कि लॉक इन है 5 साल का, उसके बाद रिडीम कर सकते हैं, या 8 साल के बाद जब मैच्योरिटी होगी उस वक्त जब पैसा मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। तो इसके लिए ये 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं इसके अंदर। तो सोने में निवेश करने के लिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एसआईपी संभव नहीं होगी, क्योंकि जब ये बॉन्ड आएगा उस वक्त आपको बाय करना होगा। तो जब जब आपके पास पैसे हों, जब जब बॉन्ड आए तब आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये तो बात रही गोल्ड बॉन्ड की। और जहां कितना तक होगा एसआईपी का और ये कब सवाल निकाल है, सकते हैं अपनी राशि को पंकज जी? हाँ, मैंने कहा ना 5 हाँ। साल के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं, यानी कि जहां से बाय किया, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या किसी ब्रोकर किन से। शर्तों पर? नहीं, 5 साल के बाद कोई शर्त नहीं है, कोई लॉक Okay. नहीं है, 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। और उससे पहले भी कोई शर्त नहीं है, हाँ। लेकिन सिर्फ डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसे ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेडिंग का मतलब है कि जिसके पास है वो दूसरे व्यक्ति को उसे ट्रांसफर कर रहा है, जैसे हम शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। और जब रिडीम की बात कर रहा हूं तो रिडीम्पशन का मतलब है कि कंपनी ही, गवर्नमेंट ही आपसे वापस ले रही है। ऑलराइट, चलिए आदित्य, गोल्ड बॉन्ड के बारे में तो आप समझ गए हैं। म्यूचुअल बता दीजिए बस, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हैं, जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल लमसम इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपको 5,000 की एसआईपी भी शुरू करनी है, उसके फंड्स के नाम भी हम दे देंगे पंकज जी। सवाल में हालांकि ये था तो नहीं, लेकिन कुछ फंड्स के नाम उनको बता सकते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं आप देखिए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं नए इन्वेस्टर हैं, आपको जानकारी भी कम है। हाँ। मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जोखिम मत लीजिए। तो पहले एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड को आप भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी समय के लिए वो बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन नए इन्वेस्टर को कहीं मार्केट गिरे और उससे थोड़ा सा फिर एक बुरा लगे, उससे अच्छा है कि आप रिस्क थोड़ा कम लेते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड से शुरुआत करें। तो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, आप उसी फंड को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। और साथ में आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। अभी आप स्मॉल कैप में और बाकी में मत जाइए, अमाउंट भी छोटा है आपका। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैंने पहले ही बताया था, जैसे एबीएसएल इक्विटी एडवांटेज फंड है या कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इनमें से किसी भी फंड को आप कंसिडर कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आदित्य आपको तमाम सवालों पे सलाह समझ में आ गई हो और शुरुआत करें अपने आप इन्वेस्टमेंट की भी। आगे हम बढ़ेंगे और अगला सवाल मैं लूँगी आशीष का, और ये हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोवर है पंकज जी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इन्होंने 2021 अगस्त में ही फैंग में निवेश किया था, लेकिन ये 10% गिरा हुआ है। तो अभी पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें और ख़रीद लें, क्यों हो रहा है ऐसा, फैंग काम कैसे करता है। इन्होंने किसी दोस्त की रिकमेंडेशन से मेरे ख्याल से इसमें पैसे लगाए हैं, कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहली बार फैंग प्लस का नाम सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये किस तरह से कामकाज करता है और किस तरह से इसका इंडेक्स है, उसके बारे में हमें समझाइश देनी चाहिए। बस पहली बात तो ये कि दोस्तों की सलाह की बजाय 18 नाउ स्वदेश को सवाल भेजिए तो आपको सही उत्तर मिलेगा। देखिए, फैंग प्लस में क्या है खास कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फैंग प्लस एक इंडेक्स है, हाँ। और ये जो इंडेक्स है ये 10 स्टॉक का इंडेक्स है। पहले फैंग था, बाद में फैंग प्लस हो गया। तो फैंग प्लस जो है बेसिकली 10 कंपनी है इसके अंदर, और ये सारी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। जैसे फेसबुक, फैंग का मतलब ही है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, और साथ में टेस्ला जैसी कंपनी भी इसके अंदर है, क्योंकि
टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ये 10 कंपनीज का एक इंडेक्स है। अब जैसा हम इंडिया में किसी को भी बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड फंड में कीजिए, सेक्टोरल फंड सबके लिए नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे ही अभी पहले सवाल के उत्तर में मैंने ऐसे ही कहा था कि एक इंटरनेशनल फंड ऐसा होना चाहिए जो अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टमेंट कर सके। तो फैंग अच्छा फंड है उन लोगों के लिए जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, पहले से वो कई फंड्स में कर रहे हैं और उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से वो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और अधिक रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं अमेजोन की बात करूं, गूगल की बात करूं, या इस तरह की कंपनी जो भी है, फेसबुक, एप्पल, ये सभी करीब करीब सभी इंटरनेशनल फंड में आपको मिलेंगे। तो आप डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में जाइए जहां पर ये कंपनीज रहें और इनके अलावा भी दूसरी कंपनीज और दूसरे सेक्टर्स वहां पर हों। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस फंड में बने रहिए, लेकिन इसमें एवरेज करने की बजाय आप दूसरा इंटरनेशनल फंड ऐड कर लीजिए, वो भी तब जब आपका इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक फंड्स में ऑलरेडी है। क्योंकि वो मुझे पता नहीं, अगर आपने सिर्फ एक ही फंड लिया और वो भी फैंग प्लस, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप डोमेस्टिक फंड्स को ऐड कीजिए। और यदि डोमेस्टिक फंड्स ऑलरेडी हैं और आप थोड़ा सा इंटरनेशनल फंड में और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप, जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड मैंने सलाह दी थी, या ऐसे ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या एक ही फैंग प्लस फंड है? हमारे पास कितने फंड्स हैं जो फैंग में निवेश करते हैं पंकज जी? मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF है। एक्सिस का भी एक फैंग प्लस फंड है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम इसी फंड की थोड़ी सी बारीकियों में जाएं, तो इनको अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी करना हो तो कितने समय के लिए करना चाहिए? ये दोनों ही काफी नए फंड हैं। देखिए, फंड नए हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो पुराना है। तो जब हम कहीं नए फंड की बात करते हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो नया डिजाइन हुआ है, वो कैसा परफॉर्म करेगा हमें पता नहीं है। बट जब फैंग प्लस की बात कर रहे हैं तो जो फैंग प्लस इंडेक्स है ये तो पहले से है। आप उदाहरण मान लीजिए, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें, कोई नया फंड आए और वो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो इसमें नया क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स तो पहले से है। तो ऐसे ही फैंग प्लस इंडेक्स जो है वो पुराना है, तो इसका परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। जो 10 कंपनीज हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उसमें भी आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन ये है कि एक ही सेक्टर है, इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि निवेशकों को पहले डाइवर्सिफाइड फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर कभी आपको लगे कि आप थोड़ा अधिक रिस्क लेकर और अधिक रिटर्न्स कमाने की बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसमें जैसे अलीबाबा, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, ये जो जवाब है ना, इस पर एक पूरी तरह से शो करना चाहिए। लेकिन कमोबेश हम समझ गए हैं जो सवाल यहाँ पर आशीष का था। आपको एक और इंटरनेशनल फंड जो है वो शामिल करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन उससे पहले अपने डोमेस्टिक पोर्टफोलियो को आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से उसकी कमान आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए। समय लगभग खत्म हो गया है पंकज जी, लेकिन एक सवाल मुझे लेना ही होगा केशव का। ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्मॉल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या ICICI एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करें। बेसिकली इनको लमसम निवेश करना है। तीनों में से कौन सा विकल्प सुरक्षित है, सेफ है इनके पैसों के लिए, ये जानना चाहते हैं। सुरक्षा की बात करें तो कॉर्पोरेट FD तो नहीं, फिर मैं आपको बोलूंगा कि बैंक की FD करो। लेकिन नजरिया का थोड़ा लंबा है तो फिर ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो इसके लिए मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और समझते हैं इस चीज को, तो आप ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड को कंसिडर करें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड के मुकाबले ICICI एसेट एलोकेटर फंड बेहतर है आप कह रहे हैं। कम रिस्क के लिए आपको बैंक FD भी हम सुझा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर महंगाई को हम देखें तो फिक्स डिपॉजिट में भी आपकी जो कमाई होगी वो ऐसा नहीं है कि महंगाई प्रूफ होगी। महंगाई वहाँ पे भी आपके रिटर्न्स को खा जाएगी। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखें और उसके मुताबिक निवेश रणनीति बनाएं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के आज दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि अपने सवाल हम तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। हम लाइव होते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें और हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग मनी मंत्रा में। नमस्कार।